बहकावे में मत आइए, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है उसको आप लोग फॉलो कीजिए आंख बंद करके। अच्छी चीजें आती हैं सामने, लेकिन आपके अंदर क्षमता होना चाहिए उसको पहचानने की। क्या कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, ये खराब हुआ, अरे मौका आपके दरवाजे पे आके दरवाजा खटखटाता है, लेकिन आप सोए रहते हैं। आपको भी तो पहचानना है कि मौका अब आ गया है, दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खोलेंगे तभी तो मौका अंदर आएगा, कि मौका दरवाजा तोड़ के अंदर आएगा। तो सर अपॉर्चुनिटी नॉक द खोलेंगे सर। डोर बट वंस। आपको अवेयर रहना है, जैसे अपॉर्चुनिटी दरवाजा नॉक करे आप खोल दीजिए तुरंत। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जब भगवान वो लड्डू बांट रहा था बुद्धि वाले तो ये सो रहा था, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इसी सेंस में कहते हैं कि इसने अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, उसका कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए, जो चीजें बताई जा रही है उसको फॉलो कीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरिए। और किसी ने अगर नहीं किया है तो आज से करना शुरू करे, अब से करना शुरू करे। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब जानने के बाद जो करता है नहीं करता है उसकी ज्यादा गलती होती है। चलिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया, मैं पूरी स्ट्रेटजी बना के रखा हुआ है, आप लोगों को बस मुझे फॉलो करना है। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आपका एक वर्ड मेरे लिए एक सेंटेंस के समान है, जब आप एक चीज बोलते हैं तो मैं सारी चीज समझ जाता हूँ कि आपको क्या चाहिए। इसलिए कम बोलिए, लिमिटेड बोलिए, और जब जरूरत हो बोल दीजिए, मुझे मैसेज कर देंगे तब भी मैं समझ जाऊंगा और मैं उस पर सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोग रिवीजन करके आए हैं सभी लोग। मैं क्लासेस थोड़ी देर तक लूंगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। आज की क्लास हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी कम कर दूं, लेकिन कल से मेरी क्लासेस बढ़ते जाएंगी। तो आप सभी लोग अपना मोबाइल वोबाइल रिचार्ज करके बैठिए, आराम से परीक्षा देना है आप लोगों को, ठीक है। और एकदम लग करके परीक्षा निकालिए। मैक्सिमम 11 बजे तक क्लास लूंगा मैं, उसके बाद क्लास नहीं लूंगा, 10:30 11, उसके बाद मैं क्लास नहीं लूंगा आप लोगों की। इसलिए क्लासेस लंबी होंगी क्योंकि मैं डिस्कशन भी करवाऊंगा आपका जो क्वेश्चन पेपर है, और पढ़ाऊंगा भी टॉपिक, और साथ में आपका रिवीजन भी चलेगा। तीन चीजें साथ में चलेंगी, आप लोग समझ लीजिए। आज आप लोग समझ लीजिए और शांत हो जाइए, अपने दिमाग को ये मैसेज दीजिए कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शक मिला है और वो आपको नैया पार करा देगा, बस उसको फॉलो करना। अपने दिमाग को मैसेज दे दीजिए आप लोग। मैं तीन चीजें साथ में कराऊंगा आज से। वो चीजें ये होंगी कि डिस्कशन, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन अगर मैं 50 क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा तो आप सब लोग पागल हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो मैं उसको डिवाइड करके डिस्कशन कराऊंगा क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। उसके बाद चलेगी आपकी क्लास, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ डाउट्स आपके डेली बेसिस पे लेता रहूं, ठीक है। तो ये तीन चीजें चलेंगी आपकी साथ में। तो थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, लेकिन ये तीन तरह की चीजें आपको मिलेंगी तो आपको मजा भी आएगा। टेस्ट आप लोगों को देना है, अभी मैं क्लास के बाद देखता हूँ, अगर क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल टाइप हो गया होगा तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पूरी टीम लगी हुई है आप लोगों को सारी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। 5-6 लोग लगे हुए हैं, वो क्वेश्चन पेपर टाइप करते हैं बाइलिंगुअल, अटेंडेंस लेते हैं, आपको कॉल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं क्लास के बारे में। हम लोग सर्वे कराते हैं किसका क्या सब्जेक्ट है, किसको कब क्लास करनी है, कब उसको क्या सुविधा दी जानी चाहिए। तो हम पूरी टीम के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। अब आप लोग कितना हम लोगों के साथ लगते हैं ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है, ये जरूरी सूचना है, आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो हमारे साथ जुड़ करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके लिए, उन लोगों को पैसा देना पड़ता है। इसलिए ये डेमो क्लास फ्री नहीं है, बिल्कुल भी फ्री क्लास नहीं है ये। जितनी डेमो क्लास फ्री चलानी थी चल गई है। ये परीक्षा तक पेड क्लास है, आप सभी लोगों को पेमेंट करना है। जो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे, जेन्युइन रीजन है, वो मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पेमेंट कर पा रहे हैं उनको पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। मिनिमम अमाउंट दे के आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्लास परीक्षा तक के लिए। अगर इस बार आपकी परीक्षा निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके कम पैसे में परीक्षा निकल जाए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। अगर नहीं निकलती है तो जो फी है आप बाकी ऐड करके पे करके दिसंबर तक क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास में कोई भी बात झूठ नहीं बोली जाती है, जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पैसे से हम लोग राजा हो जाएंगे और आप लोग गरीब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए सीरियस लोग, जो फी वही पे करता है जो सीरियस है क्लास को लेकर के। इस क्लास में ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ दिक्कत है तो हम लोग वो भी कंसीडर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। अब सब लोग मैसेज करते हैं सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दिखाऊं मैं आप लोगों को मैसेज? इतने ज्यादा मैसेज मेरे पास आए हैं, सारे स्टूडेंट को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मेरे समझ में नहीं आता कि जब अगर कोई चीज जो आपके जीवन में इतनी ज्यादा मायने रखती है तो आपको उसके प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, अब बाकी चीजों पे कम कीजिए।
अगर जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा हो सकता है कि सबको वही दिक्कत हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इस चीज को समझते हैं। तो प्लीज आप लोग अपना फी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, कल तक पेमेंट कर दीजिए, और डेली आप लोग फॉलो कीजिए क्लास। 10 दिन 15 दिन जब तक परीक्षा है आप लोग फॉलो करके देखिए। अगर आपको नहीं फायदा मिलेगा तो आप लोग मुझे फोन करके गाली दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ईमानदारी से मेरी बातें फॉलो करनी होंगी। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मुझे फोन करने का कोई अधिकार नहीं है, सर। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातें सीरियसली लेंगे और इसको फॉलो करेंगे, सारी चीजों को फॉलो करेंगे। और विश्वास कीजिए, अगर आप लोगों ने 5 दिन फॉलो करके मुझे दिखा दिया तो छठे दिन मैं आप लोगों से क्या क्या करवाऊंगा आप लोगों को अंदाजा नहीं है। अगर मुझे लग गया कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और सीरियस स्टूडेंट हैं तो 35+ जाएगा इस क्लास का स्कोर, और जितने लोग इस बैच में हैं सबका आएगा 35, सबका 35 क्वेश्चन सही होगा। नेट जेआरएफ परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, खास करके मेरे लिए। मुझे पता है ये परीक्षा कैसे क्रैक करना है, मैं बस इसलिए परेशान हूं कि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। आप लोग मेरी बात मानिए, ये परीक्षा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। 30 का टारगेट मैंने बहुत कम दिया ताकि आप लोग घबराए नहीं। मेरे मन में जो टारगेट हो 35 का है, ताकि आप लोग का जेआरएफ हो, प्रॉपर जेआरएफ हो। मैं नेट नेट मुझे सुनाई ही नहीं देता है, मुझे जेआरएफ ही सुनाई देता है, ठीक है। अब जिसका एज नहीं है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों का एज है जो मेहनत कर सकते हैं वो निकालिए परीक्षा को, क्या दिक्कत है। जेआरएफ मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, निकाल दीजिए इसको। 35,000 रुपये आएगा, बढ़िया से सपने पूरे कीजिए, अपने पढ़ाई कीजिए आगे। सरकार चूज करना चाहती है अच्छे लोगों को, आप आइए उन अच्छे लोगों की कैटेगरी में। उस अच्छा बनने के लिए जो जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो लेकर के आइए। जहां दिक्कत आ रही मैं हूं आपके साथ, हम लोग बातचीत करेंगे, जिस लेवल का इंप्रूवमेंट चाहिए उस लेवल का देंगे। अभी मैं बाकी विषयों से लोगों से सॉरी बोलूंगा कि मैं उनको गाइडेंस नहीं दे पाया, लेकिन जून इस परीक्षा के बाद लगभग जो विषय मैंने बताए हैं 5-6, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन और हिस्ट्री, और एक दो सब्जेक्ट और, इसके लिए हम लोग बहुत बढ़िया फैकल्टी हायर कर रहे हैं। टीचर तो मिल रहे हैं पढ़ाने वाले, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं उससे। हम ऐसे लोगों को सर पढ़ाने के लिए, हिंदी का नहीं है? हिंदी का तो डॉक्टर जैन सर ले ही रहे हैं, उनसे अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा जी सर। वो किसी और म्यूजिक के लिए भी, म्यूजिक के लिए म्यूजिक के ठीक लिए है, ठीक है, ठीक है, सर कोशिश हिस्ट्री के करो। लिए। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद से बोला ना आप लोगों के बिना बोले ही। सर अभी आप लोग, जियोग्राफी के लिए। हाँ, ज्योग्राफी के लिए ग्रुप बना हुआ है, टीचर हायर किए जा रहे हैं उसके लिए। हिस्ट्री के लिए सर। बोल दिया भाई, सारे सब्जेक्ट के नाम ले लिया मैंने, हिस्ट्री का नाम ले लिया, कॉमर्स का नाम लिया, ज्योग्राफी का नाम लिया, पॉलिटिकल साइंस का नाम लिया, एजुकेशन का नाम लिया, ठीक है। और बाकी फीस सब्जेक्ट क्या है सर? क्या, फीस क्या है सर? फी बता देंगे। अभी जो चल रही क्लास इसको कीजिए, वो जून के बाद होगी। अभी आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एकदम फोकस्ड रहिए, ठीक है, सर एक फोकस्ड बात पूछना रहिए। चाह रहे थे सर। हाँ बताइए। इसमें 8 9 11 है और उसके बाद मतलब जुलाई में भी है सर, अगस्त में भी है, तो ये मतलब कौन सा सब्जेक्ट का लिया जाएगा ये फाइनल नहीं हुआ है सर, कुछ आइडिया इनके ये मैंने तरफ जानबूझ से? के आप लोगों से इस पे बातचीत नहीं किया, ठीक है। यस मैंने सर। जानबूझ के आपको 10 दिन बताया है। अभी यस सर। समय है, हो सकता है आपकी परीक्षा अगस्त में हो, ओके ठीक है। सर। मैं इतने ओके। कॉन्फिडेंस में क्यों हूँ, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा सूचना नहीं देनी, उतनी देनी जितना आप लोग पढ़ाई करें। आगे समझ में मेरी बात। यस सर। पैंतीस यस। 35+ सर में हवा में कॉमर्स थोड़े, क्लास नहीं हवा में चलेगी थोड़े क्या? आएगा। 35+ के लिए मेहनत करना पड़ेगा, हवा में नहीं आएगा 35+। तो उसके लिए अगर आप लोग फॉलो करेंगे मुझे डेली तो आ जाएगा 35+। नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं आएंगे आप लोगों के 35+, ठीक है। तो हो सकता है कि अगस्त में हो सकता है कि जुलाई वाले में पड़ जाए, तब फिर तो 10 ही दिन बचा आपके पास ना। तो हम तो मिनिमम सर वाला लेके चलेंगे, हम तो मिनिमम वाला लेके चलेंगे ना, 10 डेज। अगर ज्यादा मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं यस मिलता सर। है तो 10 दिन को हम लोग 30 दिन बना के पढ़ेंगे, ठीक है। ये 10 दिन को आप लोगों को 30 दिन में कन्वर्ट करना है, और 35+ स्कोर करना है इस पूरे क्लास का। मुझे चाहिए बढ़िया वाला रिजल्ट, इसलिए मुझे भीड़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जिसको भीड़ बनना है वो भीड़ बने, जो थोड़ा सा भी नॉन सीरियसनेस दिखाएगा वो, उसको मैं इस ग्रुप में नहीं रहने दूंगा। इसलिए नहीं रहने दूंगा क्योंकि बाकी स्टूडेंट सीरियस है, और किसी के साथ एक भी स्टूडेंट अगर सीरियस है तो उसको पूरा अधिकार है वो सीरियसनेस से पढ़ाई करे, बाकी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आप लोग जल्दी से बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीरियस स्टूडेंट और रिवीजन करके आए होंगे जो मैंने पढ़ाया डेटा इंटरप्रिटेशन पे। तो आप लोग जल्दी से उसको बताइए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बताइए क्या क्या पढ़ाया गया है डेटा इंटरप्रिटेशन में, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चार्ट होते हैं। ये सर अगर एक आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए मजाक बन के रह जाएगा, बता रहा हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन कल मिल गए सतत डेटा वाले उसमें। क्या जो एक क्वेश्चन था ना मात्रात्मक डेटा में सतत वाला, वो क्वेश्चन एकदम आया था पिछली बार। एकदम आया था परीक्षा में पिछली बार? पिछली बार मतलब जो टेस्ट हुआ हाँ हाँ उसमें। ठीक है। वो टेस्ट भी क्वेश्चन पेपर वो ईयर था, वो 2018 का पेपर था, और इसके पहले 2021 वाला पेपर था, और ये 2016 का सर पेपर था। कल जो बनाया उसमें। हाँ हाँ हाँ। आप लोग क्लास तो कीजिए, सारी बेसिक चीजें मैं बता दूंगा, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इसी से आएगा। आप लोग करके देखिए एक बार, जो पढ़ा दिया है वो उसको रिवीजन करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, नोट्स आप सर लोग पढ़िए। हाँ। सर मेरा सैटरडे का मिस हो गया था सर, किसी को कहिए ना उसमें नोट्स डाल दें। आप लोग, ये बहुत गलत बात है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर कोई भी नोट्स मांगे तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैंने देखा श्वेता ने ग्रुप किसी में ने मांगा भी हुआ था शेयर नोट, नहीं किया। तो मुझे लगा आप लोग शेयर कर देंगे। नेहा? सर सैटरडे का शेयर है सर, मैंने शेयर किया है। अच्छा, ये श्वेता दूसरे ग्रुप में है, तो उसमें नेहा है और अभिजीत अच्छा सरकार है, सुशील कुमार है उस ग्रुप में, तो बाकी लोग भी हैं। चलिए श्वेता, मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। हेलो। हाँ रिंकी बताइए। जी सर, ये पूछ रहे थे सर, हम तो लेट से ज्वाइन किए, यूनिट 7 से मेरा पढ़ाई हो रहा है, उसके पहले का नोट कैसे हमको मिलेगा सर? मैं सारे नोट शेयर करूंगा, आप लोग मुझे एक दिन का समय दीजिए। अभी मैं ग्रुप में देख रहा हूँ कौन नॉन सीरियस है, अभी उसको बाहर करूंगा मैं। ठीक है। ओके सर, ओके मैं सारे 10 यूनिट के नोट्स आपको शेयर करूंगा, सारे जी क्वेश्चन सर। पेपर बिल्कुल सीक्वेंस में शेयर करूंगा ग्रुप में। ठीक है। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई और पहले जब की तक कोई वीडियो, नोट कर रिकॉर्डिंग कीजिए आप। हाँ, अगर आप जी सर। पहले की कोई रिकॉर्डेड क्लास मेरे पास होगी और मुझे लगता होगा कि आप लोगों की छूट गई है, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है। 35+ ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए बहुत लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत मैं करूंगा। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सामने वाला कैंडिडेट है उस तरह का कि जिसके साथ मेहनत किया जाए। अभी फिल्टर कर रहा सर हूँ मैं। मेरा एक डाउट है। हाँ बताइए। सर हम दिसंबर के सेशन के लिए ज्वाइन किए हैं, तो जो टॉपिक्स ऑलरेडी हो गया है वो दोबारा पढ़ाया जाएगा ना सर? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, परीक्षा के बाद फिर से पेपर 1 का नया बैच शुरू होगा। ठीक है। जो ठीक लोग है अभी सर। इसमें जुड़े हुए हैं वो दोबारा उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप लोगों को दोबारा मौका मिल रहा है तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है। जी सर। उसके लिए आपसे कोई अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है। जी आप ठीक सर। है पूरे सर। आप सभी लोग फी पेमेंट करने के बाद पूरे साल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ठीक है। पूरे साल पढ़ाई कीजिए आगे क्लास में, एक बार हमारे स्टूडेंट हो गए तो हमारे स्टूडेंट हैं आप आगे क्लास कीजिए, आपको कोई नहीं रुकेगा। क्लियर है ये? सर सर अच्छा। सर दिसंबर वाला में फी नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, जो हम लोग कर चुके हैं उनको? जिन्होंने पूरा फी पेमेंट कर दिया है उनको नहीं फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। ओ, पूरा फी, ठीक है। जिसने कम नहीं करवाया था, जिसने पूरा फी पे किया था। जी मैं की हूँ इसी। हाँ हाँ। और जिन लोगों ने बोला सर पैसा नहीं है, इतना ही है, ठीक है आप क्लास करो, क्या दिक्कत है, इस बार निकल जाता है निकाल लो आप। हम थोड़े आपसे ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं, कम पैसे में पढ़ के निकल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप लोग समझिए, अगर मैं आप लोगों को बढ़िया मैटर दूंगा, अगर ऐप मैं लॉन्च करूंगा, ऐप बनाने में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो हमें लोगों को देना होता है। हम तो बिना पैसे के पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी लोग, जो और लोग जुड़े हुए हैं, जो टाइप कर रहे हैं, जो मैटर इकट्ठा कर रहे हैं, जो कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर सकता सारे काम, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय रहता है, मैं सिर्फ क्लास ले सकता हूँ। और क्लास भी ये मुझे बना करके देते हैं। इस क्लास में अरफाना और नीम आप हैं आप लोग? यस अरुणिम, सर। अरफाना। जी सर, यहीं पे है। हाँ, अरुणिम और अरफाना, हाँ। आप लोगों को कॉल कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आप लोग इनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो सर, अगर तब बिजी है हमें बोलिए, हम सर से पूछे आपको बता देंगे, ये या ये आपको लोग बोल। पूरा दिन आपके साथ रहेंगे, अगर मैं कहीं मीटिंग में हूँ या कहीं और हूँ तो मैं फोन ना उठाऊँ आपका, तो आप लोग अरुणिम और अरफाना आप लोग अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा इसमें, ताकि जी, स्टूडेंट लोग लिख लें। ठीक है। इन मैसेज में जी शेयर सर। कर दे रहा हूँ। हाँ शेयर कर दीजिए, सब लोग वहां से नोट कर लेंगे।
तो पूरी टीम लगी हुई है आप लोगों की मदद करने के लिए। अगर आप अब लोग अभी भी आप लोग अगर नहीं मदद ले पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 5 क्वेश्चन आएगा और ये मान के चलिए कि 5 में से 5 क्वेश्चन इसमें सही किया जा सकता है, ऐसा टॉपिक है ये, ठीक है। बस आपको चीजों को समझना है बेसिक से, जो मैंने बताया आपको। तो कोई जल्दी से, जिस स्टूडेंट ने डेटा इंटरप्रिटेशन की 3 क्लास की है, वो जल्दी से थोड़ा शॉर्ट में बताए कि क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं। सर हमने देखा था कि डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा जो किसी भी चीज से हम उसकी जो जानकारी इकट्ठा करते हैं और जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हम उसको अपने काम में लाते हैं। डेटा जो है वो 2 तरह का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। जिसमें जो मात्रात्मक है उसे हम माप सकते हैं, जो गुणात्मक है उसे हम माप नहीं सकते हैं। और जो हमारा डेटा का जो टाइप है वो हमने 4 टाइप्स देखे थे, जिसमें टेबल डेटा है, पाई चार्ट है और बाई डायग्राम है और लाइव ग्राफ देखा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बताए मुझे डिटेल में थोड़ा सा मात्रात्मक डेटा और गुणात्मक डेटा में क्या क्या अंतर होता है। 4-5 पॉइंट बताएं ताकि जो क्लास में नहीं था उसको भी पता चल जाए, और इससे आप लोगों को सर रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ बताइए। सर मात्रात्मक डाटा जिसे हम माप सकते हैं और गुणात्मक को जिसे नहीं माप सकते हैं। और मात्रात्मक तथ्यपरक होता है और गुणात्मक सामाजिक होता है। बहुत बढ़िया। मात्रात्मक लिखित रूप से उसे देख सकते हैं और गुणात्मक में हम साक्षात्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। और कोई बताए डेटा क्या होता है और डेटा का क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्यों होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये मुझे कोई बताए कि डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। जो मैंने बताया था आप लोगों ने क्या समझा उसको बताइए मुझे। सर डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे उसका कोई मतलब नहीं होता। जब उसका इंटरप्रिटेशन करते तो उसमें से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलता है, जिसे हम अर्थपूर्ण सूचना निकलता है डेटा से। क्या बात है, बहुत बढ़िया शेख रूबीना, बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग समझेंगे फिर तो मजा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में भी। बहुत बढ़िया, रूबीना ने और लाली ने बहुत अच्छे से समझाया कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। रूबीना ने ये बताया कि डेटा जो होते हैं अपने आप में सूचना नहीं होते, अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, विश्लेषण करना, प्रोसेसिंग करना। तो डेटा कितना अर्थपूर्ण है ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा रहा है। बहुत अच्छे से बताया इन्होंने, जैसे मैंने समझाया तो वैसे ही बताया। और लाली ने बताया कि मात्रात्मक, जिसको क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से आता है ये, क्वांटिटेटिव, TATIVE। और गुणात्मक क्वालिटी से बना है ये, क्वालिटी से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। लाली ने अच्छे से पॉइंट में ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। कोई पूछे तो ऐसा बताइए पॉइंट में कि वो चुप हो जाए। एकदम की वर्ड यूज कीजिए और टू द पॉइंट बोलिए कि मात्रात्मक डेटा, जैसा कि मात्रा है तो इसको मापा जा सके, जिसको आप माप सकते हैं वो मात्रात्मक होगा। ये गुण है, गुण को आप माप नहीं सकते, ठीक है, तो मापा नहीं जा सकता इसको, पहली विशेषता, ठीक है। जैसे कोई तथ्य हो गया, तथ्य क्या होता है, सबके लिए बराबर होता है, आप बता सकते हैं कि ये है, ये है। लेकिन अगर कोई विषय निष्ठ है तो वो बता पाएंगे कि सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा, वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे नेट का एग्जाम हो गया। पहले नेट का एग्जाम क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिसमें आप रिटन आंसर लिखते हैं, ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछेगा कि प्रेमचंद की विशेषताएं बताइए, या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए, या कॉमर्स का कोई क्वेश्चन। तो उसमें हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके दृष्टिकोण से कुछ और चीजें हो,
वहीं दूसरे स्टूडेंट के दृष्टिकोण से कुछ और चीजें हो। दृष्टिकोण कैसे बनता है वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया डिटेल में, फिर बता दूंगा कभी। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर 4 का ए सही है तो वो सबके लिए वही सही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरा दृष्टिकोण डिफरेंट है और मेरे हिसाब से डी सही होगा। वो कब सही होगा? अगर आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, अगर आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे क्वेश्चन की, तो आपको लगेगा अरे यार इसका तो डी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ठीक से समझाएगा कि देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन पे ऐसे सोचना है, लिखा हुआ है कि परिच्छेद के अनुसार बताइए, लिखा हुआ है कि पैराग्राफ के अनुसार रिप्लाई कीजिए, तो जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसी के आधार पे आपको जवाब देना है, अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है। तब कहेंगे हाँ सर डी नहीं, इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो दृष्टिकोण बदलने से डेटा का जो है वो इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। ठीक है, मैंने आपको इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एग्जांपल दिया था, बताया था कि जज बैठा होता है, उसके सामने फैक्ट जाते हैं, लेकिन फैक्ट से ही जज आपका निर्णय नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि फैक्ट जो होते हैं वो व्याख्या सापेक्ष होते हैं। व्याख्या सापेक्ष होने का मतलब कि तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है और एक ही तथ्य को आपके फायदे आपको नुकसानदायक या आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो तथ्य जो होते हैं, फैक्ट जो होते हैं, डेटा जो होते हैं, वो इस बात पे डिपेंड होता है कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा रहा है, उसका एनालिसिस कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर एग्जाम्पल में जैसे कोई संख्या आपके मात्रात्मक डेटा में आ जाएगी, इसमें क्या आएगा? किसी की क्वालिटी, किसी का गुण, किसी की विशेषता। ठीक है, अब मुझे बताइए आगे, ये आप लोगों ने 2 क्वेश्चन के शानदार जवाब दिए, इसका मतलब आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी मैं मान के चल रहा हूँ कि वो लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। अब जिन लोगों ने जवाब दिया वो नहीं बोलेंगे, अब बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे कि मात्रात्मक जो डेटा होता है वो कितने प्रकार का होता है और वो क्या होता है। विष्णुजीत आपने हाथ उठाया, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं नहीं बताऊं? सर, नहीं सर। सर और मात्रात्मक डेटा में असतत और सतत होते हैं। असतत में जो पूरी संख्या होती है, जैसे क्लासरूम में कोई बच्चों की संख्या जाननी है तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। जो सतत डेटा है उसमें अगर क्लासरूम में बच्चों की क्या हाइट है, क्या वजन है, उसको एक्यूरेट अगर जानना है तो वो सतत से जानेंगे। बहुत बढ़िया। प्रांजल? और यस सर, और गुणात्मक में जो नाम गुणात्मक वाला किसी और को बताने दीजिए। ओके ओके ओके। प्रांजल ने ये बताया कि मात्रात्मक डेटा 2 तरह के होते हैं। आप लोग चेक कीजिएगा ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रही है। सही बोला इन्होंने? जी सही है। यस सर। ठीक है, आप लोग चेक करके बताइएगा, कोई गलती तो बताइएगा। तो मात्रात्मक डेटा में मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं पूछूंगा तो मैं, अगर आप गलत बताएंगे गलत प्रोसीड करूंगा। मैं देखूंगा कि आप लोग बताते हैं, किसी को सही पता है कि नहीं पता है, इसलिए आप लोग चेक करके बताइएगा कि सही बता रहे नहीं बता रहे हैं। तो मात्रात्मक डेटा में इन्होंने बताया कि 2 तरह के होते हैं, एक असतत जिसको डिस्क्रीट बोलते हैं और एक सतत होता है जिसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। असतत का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज लगातार ना जाए, एक कॉन्टिन्यूटी में ना जाए, और सतत का मतलब होता है कि जब कोई चीज एक कॉन्टिन्यूटी में जाए। जैसे आपकी उम्र जो होती है वो 16 के बाद 17 होगी कि 16 के बाद 20 भी हो सकती है? 17 ही होगी सर। 17 ही होगी ना, मुझे लगा किसी की 20 भी हो सकती है। उम्र, एज जो होता है हमेशा 16 होगी, 17 होगी, फिर 18 होगी, फिर 19 होगी, फिर 20 होगी। लेकिन किसी क्लास की संख्या हो सकता है, किसी क्लास में 10 बच्चे हो, किसी दूसरे क्लास में 40 बच्चे हो, ऐसा हो सकता है जी तीसरे क्लास सर में हो सकता है। तीसरे क्लास में हो सकता है 35 बच्चे हो। तो जो क्लासरूम में बच्चों की संख्या होती है वो कोई जरूरी नहीं है कि एक लगातार एक कंटिन्यूटी में चले, वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब कि जो लगातार ना हो, बीच में ब्रेक हो रहा हो जो, ठीक है, और ये लगातार जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है। तो आपको ऐसे समझना है इसको, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हमेशा अगर आप दिमाग में रखेंगे, एक एग्जाम्पल उठाइए और उसको दिमाग में सेट कर लीजिए
तो आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि असतत जो क्वांटिटेटिव में जो संख्याएं होती हैं उसमें असतत वाला कौन सा डेटा होगा और सतत वाला कौन सा डेटा होगा। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, जैसे यूज किया जाता है ना कि यह एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहे। जलवायु परिवर्तन सतत प्रक्रिया है कि नहीं है? नहीं है सर। यस सर। जलवायु परिवर्तन से आप लोग क्या समझे, पहले वो बताइए। वायु परिवर्तन तो हर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है तो समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। अगर आपने वो समझा है तो एक सतत प्रक्रिया है, और जलवायु परिवर्तन का मतलब अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग समझ लिया है तो असतत प्रक्रिया है, ठीक है। जो चीज एक चक्र के रूप में चलता रहता है, जिसकी साइकिल चलती रहती है, वो एक सतत प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। जैसे किसी व्यक्ति का पैदा होना, फिर बढ़ना और फिर उसकी मृत्यु हो जाना, एक सतत प्रक्रिया, ये चलती रहती है। लोग पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप लोग जिन्होंने बोला वो नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बताइए गुणात्मक डेटा के कितने प्रकार होते हैं और वो क्या होता है। ऐसे ही मैं आपको पूरे यूनिट का रिवीजन करवाने वाला हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। सारे यूनिट का मैं ऐसे ही रिवीजन करवाऊंगा और आप लोग मुझे बताएंगे पढ़ करके आके। मैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट शेयर कर दूंगा सब लोगों को, जिसने नहीं क्लास किया वो भी पढ़ के आएगा, जिसने क्लास किया वो भी पढ़ के आएगा। और मैं एक क्लास में, 2 क्लास में पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन करवाऊंगा, ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे करवा दूंगा सारे, तो वो सब आपके हो जाएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसे रिवीजन करके आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। लग रहा है। हाँ बताइए, गुणात्मक डेटा बताए कोई। इसको सर संख्या के रूप में व्यक्त नहीं होता है ये, और इसे मापा नहीं जाता है, और इसको शब्द, पिक्चर, सिंबल इसके रूप में व्यक्त होता है, और ये कोई संख्या नहीं होती है। कि जैसे कि रंग होता है या फिर साक्षात्कार होता है इस प्रकार का, या फिर हमारा व्यवहार होता है। ऋषि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, मैंने क्या पूछा? सर एक तरह जी से सर। भाव परक होता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मैंने बता दिया कि मापा नहीं जा सकता, ये होता है वो होता है। अभी मैं प्रकार पूछ रहा हूँ, गुणात्मक डेटा के प्रकार बताइए और उन प्रकारों को समझाइए। जैसे प्रांजल ने भी समझाया कि मात्रात्मक डेटा 2 प्रकार, वो तो मैंने बता दिया, ये मापा जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, सब्जेक्टिव होता है। इसमें रंग आ जाएगा, किसी की गुण आ जाएगी। साक्षात्कार किसी का ले रहे हैं तो उसमें नहीं पता चलेगा कि कितना % इसका साक्षात्कार सही हुआ है, वो मापा नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए साक्षात्कार का नंबर कम रखा जाता है, ज्यादा नहीं रखा जाता। किसी को आप ज्यादा नंबर दे देंगे तो कैसे कहेंगे कि आपने ज्यादा नंबर दे दिया, वो कहेगा भाई मुझे अच्छा लगा। अब मापेंगे किसी को अच्छा लगा कि नहीं। कोई लड़की किसी लड़के से कह रही है कि तुम मुझे अच्छे लगे, तो लड़का पूछ रहा है भाई मैं तुम्हें कितना अच्छा लगा, थोड़ा माप के बताओ, 2 किलो अच्छा लगा कि 3 किलो अच्छा लगा कि 5 फुट अच्छा लगा, बता पाएगा कोई? नहीं। तो गुणात्मक डेटा जो होता है इस तरीके से होता है, जिसको एग्जैक्ट नाप नहीं सकते, मापा नहीं जा सकता, जो % टू % वेरी करता है। चलिए बताइए, प्रकार बताइए आप लोग। सर इसके भी 2 प्रकार होते हैं, नाम मात्र डेटा और क्रमिक डेटा। पहला क्या नाम बताया मात्र आकृति, पहला क्या बताया? नाम मात्र, दूसरा क्रमिक। क्रमिक डेटा, ठीक है। बताइए दोनों में अंतर बताइए, क्या होता है? जैसे सर नाम मात्र डेटा में लिंग हो गया, महिला पुरुष, या फिर क्रमिक डेटा में सर जैसे अस्त्र ग्रेड ये सब हो गया, प्रतियोगिता वाला। आकृति आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बताइए, क्रमिक डेटा क्या होता है? सर क्रमिक हाँ, कोई और बताए, आकृति की आवाज नहीं आ रही है, कोई और बताए जिसकी और आवाज। क्रमिक डाटा में जैसे हम लोग क्लास में होते हैं फर्स्ट सेकंड उस टाइप से बताते हैं। ए ग्रेडिंग वाला होता है कॉलेज में, और नामात्र में हम लोग वैवाहिक होता है। नाम मात्र में क्या होता है? जिसमें नाम आ जाता है, ठीक है। ये सर नाम आता है वो। प्रांजल एक बार समझाओ बढ़िया से, देखें एक बार, कोशिश करो, बता रही थी तुम, मैंने रोक दिया था, बताओ एक बार। यस सर, यस सर।
नाम मात्र डेटा जो उसका जो लेबल है, उसकी क्या पहचान है, उसको कहते हैं कि कोई लड़का है, लड़की है, उसका रंग कैसा है, जाति कैसी है, वो उसकी पहचान को बताता है। जो क्रमिक डेटा है वो उसके को किस स्तर का है, कोई ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, उच्च है, निम्न है, उसके स्तर को बताएगा। ठीक है, बहुत क्लियर नहीं हुआ, कोई और अच्छे से समझा सकता है इस क्लास में? जैसा मैंने आपको समझाया था आप लोग वैसा समझाइए मुझे। ये तो आपने बता दिया जो लिखा हुआ था, वो जो समझ के बताना है वो बताइए आप लोग मुझे कि हाँ समझ लिया है। किसका किसका नाम मात्र है, किसका क्रम है, इससे जोड़ के बताइए आप लोग गुणात्मक से। कोई और ट्राई करे? हाँ जी गौरव सर, मैं बताइए। कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ गौरव बताइए। सर क्रम के अनुसार नाम से ही वो हो रहा है सर, क्रम में रखना। मतलब कि एक श्रेणी में फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय। और नाम मात्र में सर नाम से ही, मतलब जैसे ज्वाला है, गोरा है, मतलब किसी की आंखें नीली हैं, तो सर ऐसे मतलब ये नाम मात्र हो सकते हैं। ठीक है, और कोई? कन्हैया, आज लाइब्रेरी में तो नहीं है आप कन्हैया? ये सही है। इस ग्रुप पे भी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम सोते रहेंगे ना। चलिए मैं नाम लेके पूछता हूँ। सत्येंद्र बताइए, आप बताइए। सर मैं अभी बोलने ही वाला था, मैं क्लास में नहीं था लेकिन मैं इसे बोलना चाहूँगा कि नाम मात्र है, जैसे आंकड़ा दिया हुआ है, रमेश सुरेश से ज़्यादा तेज है, ये नाम मात्र में आ गया। और कैसे नाम मात्र में आ गया ये तो बताइए। आ गया कैसे आ गया ये समझाना है, समझाने का मतलब बताना कि कैसे है, क्यों है, तब तो समझ में आएगा सबको। सर इस तरह से मैं नहीं अभी बता सकता क्योंकि नहीं क्लास बता नहीं सकते क्योंकि आप समझे नहीं है ना। जी। चलिए कोई और बताए। आलोक कुमार आप बताएंगे? नहीं सर, उतना क्लियर तो नहीं है सर। क्लियर नहीं। अनुभव बताइए। आरती? सर मैं 2 क्लास से जुड़ी हूँ तो शायद मैं नहीं अभी बोल पा रही। ठीक है ठीक है। आस्था, आप आस्था अपना ज्ञान का प्रकाश डालें। सर मैं भी नहीं जुड़ी थी क्लास में परसों। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। कुछ लोग लिफ्ट कर रहे हैं कि मुझसे ना पूछ लें सर, तो आप लोग लिफ्ट मत कीजिए, मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों से सवाल। सर नाम से आपने ये भी बताया था कंट्री से रिलेटेड करके, हाँ कि मतलब कोई एशिया का है तो इंडिया का, ऐसे करके कंट्री से रिलेटेड किया था। बताऊं क्या? क्या? हाँ बताइए मैं थी बताइए नहीं बताइए खुशबू। सर, मैं क्लास में, पर फिर भी जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से हाँ हाँ जैसे जो मतलब कि गुणात्मक ये जो डाटा संख्या की बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत साक्षात्कार बताया था सर आपने, जो मैंने नोट किया है। इसके अंदर नाम मात्र और कार्मिक की बात है, कर्मिक की। ठीक है। नाम मात्र से जैसे कि आप कंट्रीज को ले लीजिए, किसी भी कंट्री से, जैसे अफ्रीका का कोई व्यक्ति होगा तो हम उसके कंट्री से उसको जानेंगे, ठीक है, उसका गुण है ये। और कार्मिक स्तर पे जिस तरीके से प्रांजल ने बताया कि उसको स्तर में द्वितीय तृतीय में रखेंगे, तो शायद ये होगा सर। ठीक है। मैं बताऊं सर? हाँ हाँ बताइए बताइए। सर ये जैसे नाम मात्र डाटा में है, नाम मात्र डाटा में तो उसको मॉडलिंग से भी जोड़ा जा सकता है सर। जैसे एक मॉडल की मॉडलिंग है जो करती है उसका भी है, और एक दूसरे मतलब 2 मॉडल को एक साथ जोड़ करके भी देखा जाता है सर। तो इस तरह से नाम मात्र और उसको देश के तहत भी रखा जा सकता है। कोई अगर कोई देश का है दूसरे देश का है तो दोनों के साथ कंपटीशन करके सर। ठीक है। और रमिक में तो सबको एक सीरियल बाय रखा जाता है सर। जैसे ये एक फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, इस तरह से रमिक डेटा में रखा जाता है। और कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं बस समझा देता हूँ, बस बहुत सारे लोगों ने क्लास नहीं किया था। बहुत आसानी से बताया था, बहुत आसान है ये, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। देखिए गुणात्मक डेटा का मतलब ये होता है कि जहां पे
गुणों की बात हो, जहां पे ऐसी चीजों की बात हो जिसको आप माप ना सके, ठीक है। जैसे रंग को आप माप नहीं सकते, ठीक है। किसी प्रतिभा को आप माप सकते हैं कि कोई कितना प्रतिभावान है, कि तुलनात्मक रूप से बता सकते हैं कि समझ, तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि वर्मा जी का लड़का जो है यादव जी के लड़के से पढ़ने में तेज है। जैसा कि लोग गांव में तुलना करते हैं कि तू तो निकम्मा रह गया, देख वर्मा जी का लड़का ये बन गया वो बन गया, लड़का परेशान है कि यार मेरे जीवन की समस्या वर्मा जी का लड़का है, हर बार पास कर जाता हूँ, मैं फेल कर जाता हूँ। तो ये जो गुण होते हैं, इन गुण का भी डिवीजन किया जा सकता है, इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो नॉमिनल डेटा, उसको बोलते हैं नाम मात्र का डेटा। जैसे अगर कोई रंग है तो कौन सा रंग है, उसका नाम क्या है। तो जैसे लाल रंग है तो ये किस में आएगा? नॉमिनल डेटा में आएगा, ठीक है। भूरा रंग है तो वो किस में आएगा? उसमें आएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो वो कौन सा व्यक्ति है, अगर जैसे उसकी विशेषताओं को निर्जाति, जैसे एंथ्रोपोजेनिक होता है ना, आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा था कि एंथ्रोपोजेनिक निर्जातीय कुछ क्वालिटीज होती है। जैसे कि जो अफ्रीकन मानव होते हैं उनका थोड़ा सा फोरहेड बड़ा होता है, जैसे निग्रॉयड हो गया है, और जो इंडिया में होते हैं उनको और कुछ बोला जाता है। तो एक जातीयता बनती है। जैसे कोई कहेगा आप किस जाति के हो, जाति का मतलब कास्ट नहीं, एथनिसिटी बोलते हैं उसको, एथनिक। तो कहाँ से हो आप, तो अगर वो पूछ रहा है तो नाम बताना पड़ेगा। आप कहेंगे कि भारतीय हूं मैं, ब्रिज जहाँ की रीत सदा, सुना गया ना आप लोगों ने, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो किसकी बात हो रही है? जातीयता की बात हो रही है। पूछेगा कौन सी जातीयता, नाम पूछ रहा है तो भारतीयता हो गई। कोई कहता है अमेरिकन, हम अमेरिकन है, हम अफ्रीकन है, तो ये जातीयता क्या हो गया? नाम पूछ लिया आपसे, तो इसमें आ जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि गुणात्मक डेटा में कोई प्रतिभावान है तो उसकी प्रतिभा को कैसे मापेंगे। इंटरव्यू किसी का लेंगे, साक्षात्कार लेंगे, तो साक्षात्कार कम नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद आया। अब कैसे पसंद आया ये कोई नहीं बता सकता, वो कहेगा जी मुझे पसंद आ गया, ठीक है। तो आपको मानना पड़ेगा, आप उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो लेकिन गुणात्मक डेटा में कुछ उसको भी क्रम में करने का प्रयास किया गया। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तो प्रतिभा कैसे नापी जाती है? ग्रेडिंग से, कि इसको A+ मिला है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि पहले हाई स्कूल में परसेंटेज आते थे, अब ग्रेड कर रहे हैं वो। क्योंकि ये जो ग्रेड होता है, ए ग्रेड में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो एक स्टूडेंट जो होगा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा कि नहीं आएगा? फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये एक तरह से बच्चों में हाड़ तोड़ प्रतियोगिता जो जिसको कहते हैं, ऐसी प्रतियोगिता जिसमें एकदम से ये कर देना है, आगे बढ़ जाना है, कुचल देना, वो ना हो, और सारे बच्चे लगभग अपने आप को ठीक ठाक स्थिति में समझे, ठीक है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी में भी ग्रेडिंग तो किया जाता होता है। है, हमारी ए यूनिवर्सिटी में प्लस भी। कर दिया, हाँ, A+, A-, B+, ऐसे ग्रेड दिया जाता है। जो सबके यूनिवर्सिटी में होते हैं। हाँ, तो ये जो ग्रेडिंग होता है ये क्या कर रहा है? ये आपकी प्रतिभा को डिफाइन कर रहा है कि A+ मतलब हाँ ठीक होगा, और A- वाला थोड़ा सा कम ठीक होगा, ऐसे होगा। मतलब थोड़ा सा कर लिया, लेकिन कितना ठीक है कितना खराब है बहुत कायदे से नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों गुणात्मक डेटा ही है, क्वालिटेटिव डेटा ही है, लेकिन दोनों कर लेता है। तो आप दो एग्जाम्पल याद रखिए, ये ग्रेडिंग वाला और ये लाल रंग वाला, ठीक है। अब क्लियर है सबको? यस सर। चारों से आप लोग एक एक एग्जाम्पल याद रखिए। गुणात्मक डेटा में से याद रखिए कि जो क्रमिक डेटा होगा इसको ऑर्डिनल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ये ऑर्डिनल जो बना है ऑर्डर शब्द से बना है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रम में। आपने सुना है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, जी जी चढ़ते सर। हुए क्वेश्चन पूछता है, तो उससे बना हुआ ऑर्डिनल डेटा का मतलब कि जब कोई चीज किसी ऑर्डर में रखा जाए कि ये A+ वाला है, ये B+ वाला है, तो ऑर्डर क्यों बना रहे हैं? कैटेगरी बनाने के लिए। किसी की प्रतिभा को डिफाइन करना है तो एक ऑर्डर बना देंगे
ताकि उसकी प्रतिभा को डिफाइन किया जा सके। नॉमिनल डेटा आप समझ गए, आप नॉमिनल में नेम से याद कर लीजिए कि जिसमें नाम बताना पड़े विशेषताओं की, जैसे रंग है तो कौन सा रंग है, ठीक है, भारतीयता है या जातीयता है तो कौन सी जातीयता है, भारतीय हो अमेरिकन हो, तो यहाँ पे नाम बता रहा है, क्वालिटी की एक नाम से जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे ग्रेडिंग किया जा रहा है। ऐसे लिख लीजिए आप लोग, ग्रेडिंग। ये जो डेटा का मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ बेसिक वाला, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें डायरेक्टली इससे सवाल नहीं पूछेगा डेटा इंटरप्रिटेशन में, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ये आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। तो आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे, और समझेंगे नहीं बल्कि उसका विश्लेषण करेंगे। और जब विश्लेषण करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन सही मायने में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या मजाक होगा? सही मायने में जो डेटा इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, जो अपेक्षा है क्वेश्चन पूछे जाने की, उसको आप लोग फिलफिल करेंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेटा का प्रेजेंटेशन होता है, डेटा का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में बड़ी की मात्रा लगती है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्तुतिकरण जो है प्रस्तुति शब्द से बना है, प्रस्तुति, और प्रस्तुति में छोटी मात्रा लगती है। ऐसे जब करण लगता है तो प्रस्तुतिकरण हो जाता है। ये बहुत सारी गलतियां आप लोग करते हैं। व्याकरणिक गलतियां नहीं करनी, खास करके अदर देन हिंदी वाले जो लोग करते हैं। हालांकि रिटन एग्जाम नहीं है तो इस पे बात करना बेकार है, लेकिन अदर एग्जाम में वो आपको करता है। तो ये मैंने ब्लू कर दिया, इस पे ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत कंफ्यूज करता है ये सबको। तो डेटा का प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि किसी चीज को प्रेजेंट करना, और प्रेजेंटेशन एनालिसिस की मांग करता है कि नहीं करता है? यस सर। अगर किसी की एनालिसिस बहुत अच्छी है, जैसे खास करके अगर मैं एग्जांपल लूं तो महिलाओं का, क्लास की लड़कियां बुरा ना माने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझना है इसको, बुरा नहीं मानना है, ठीक है। जैसे कुछ जो लड़कियां होती हैं, कुछ औरतें होती हैं, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत तगड़ा होता है, प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा होता है। एक कलर उठाया और वो कलर फिर सारी चीजें उनकी उसी कलर की रहेंगी, चूड़ी हो या बाकी चीजें हो, सब मैचिंग चलेगा पूरा का पूरा। तो वो क्या हुआ, एक प्रेजेंटेशन को उन्होंने क्या किया, एक सीक्वेंस में कर दिया। और कुछ लड़के होते हैं पैंट कुछ और पहन लिया और ऊपर कुछ और पहन लिया, उस पर चप्पल पहन के घूम रहे हैं, तो उनका क्या हुआ, प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। तो किस चीज का प्रेजेंटेशन हो रहा है? डेटा का आपको समझना है प्रेजेंटेशन, और वहां पे क्या कर रहे हैं, वो कपड़ों का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कपड़ा सबके पास है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पैंट के ऊपर कुछ भी पहन के चला आया उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं था, लेकिन उसको पता नहीं है, समझ नहीं है कि कैसे पहनना है, प्रस्तुतिकरण करना है, ठीक है। कुछ लोग, उनके पास जो भी होता है उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत बढ़िया प्रभाव पैदा करता है। तो आप लोग सहमत हैं इससे? यस सर। चीजों का महत्व उस वस्तु में है कि उसके प्रस्तुतिकरण में है? प्रस्तुतिकरण में है। अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को प्रस्तुत करते हैं तो उसका प्रभाव कम होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। तो वैसे ही डेटा का होता है कि डेटा का कितना अर्थपूर्ण होगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डेटा कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है सारा पढ़ लेंगे। परीक्षा में कितने तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन पे सवाल आ सकता है सारा पढ़ लेंगे। उन्हीं में से कोई एक तो आएगा या अलग से आ जाएगा? बताइए आप लोग। सर उसी में से आएगा सर। डेटा को जितने तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, जितने तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, अगर वो सारे तरह आप पढ़ लेंगे तो जब वो डेटा को प्रेजेंट करेगा तो उसी किसी एक में से करेगा कि अलग से कर देगा? सर उसी में कैसे करेगा? तो आपकी वो गलियां घूमी हुई हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। तो जो जिस गलियों में आप घूमे हुए हैं वहां भटकेंगे कि एकदम सीधे मंजिल की तरफ चले जाएंगे? सीधे मंजिल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं मंजिल की तरफ। पिछले क्लास में मैंने बताया था, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं। मोटे तौर पे
4 प्रकार बताए थे मैंने, 4 प्रकार समझिए, जरूरत पड़ी तो 1 प्रकार और बता दूंगा आपको। पिछली बार बताया था मैंने, कोई बताएगा? किसी को याद है? बिना कॉपी देखे कोई बता सकता है? ऑनलाइन क्लास में बढ़िया है, कॉपी पाई खोल के। डायग्राम, टेबल और बार डायग्राम, पाई चार्ट। बहुत बढ़िया, बार चार्ट, ठीक है। दंड लाइन पाई ग्राफ, चार्ट, लीनियर लाइन ग्राफ, पाई टेबल चार्ट, डायग्राम। हाँ, टेबल चार्ट, टेबल चार्ट और चार्ट, लाइन ग्राफ सर। लाइन लाइन चार्ट। ये चार्ट। 4 तरह के मैंने बताए थे। जी सर। यस सर। हाँ, आपके सिलेबस में एक और तरह का है। देखिए ये सिलेबस आप लोगों का, नोट्स ये मैंने शेयर किया आप लोगों को, आंकड़ों की व्याख्या, विश्लेषण, प्रोसेसिंग सब लिख करके बढ़िया से, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। और इसमें पूरा अच्छे से सब कुछ है जो मैंने ग्राम। बताया आपको। टाइप्स ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस डेटा, इसमें सब कुछ है जो मैंने बताया, वो सारी चीजें इसमें हिंदी, इंग्लिश और डायग्राम बना के हर तरह से दी हुई है। इस तरह के ये नोट को हम क्या लोगों को किया नहीं जाए? मिला है सर। किन लोगों को नहीं मिला है? ग्रुप में है। चलिए ग्रुप में है। इस वाले ग्रुप में मैं सारा मटेरियल एक बार फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप लोग परेशान मत होइए, 1 दिन का समय दीजिए, मैं 1 दिन में फिल्टर कर देता हूँ नॉन सीरियस कैंडिडेट को। उसके बाद ये ग्रुप हो जाएगा पैक। उसके बाद अगर कोई आना भी चाहेगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी इस ग्रुप में, क्योंकि अब शुरू हो जाएगा, बीच में किसी को एंट्री नहीं देंगे, ठीक है? और जिसको बीच में छोड़ना होगा अभी से छोड़ दे। तो इसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव देखिए पूरा चित्र बना बना के, समझा समझा के बताया गया है, ठीक है? तो आप लोग इस नोट्स को, जैसे होता है ना, सम बुक्स टू बी टेस्टेड, और सुना है आप लोगों ने? ये मुहावरा नहीं सुना आप लोगों ने? सर नहीं सुना है। किसी ने कहा है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको टेस्ट करना चाहिए, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको च्यूड एंड डाइजेस्टेड, जिनको खाओ और पचा जाओ, जिनको चबा चबा के खाना है। नहीं सुना आप लोगों ने ये? नहीं सुना था सर। नहीं सुना सुना। है, आप एक बार बताए थे। नहीं, मैं तो ये पहली बार बता रहा हूँ क्लास में। एनसीईआरटी के बारे में बताया जाता है कि देखिए, उसको सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। समझ पा रहे हैं आप लोग? किसने बोला है? फ्रांसिस बेकन ने बोला है। फ्रांसिस, एक मैंने जो इस क्लास में बोला था वो ये बोला था कि कोट भले ही पुराना पहन लो लेकिन किताबें हमेशा नहीं पढ़नी चाहिए। ये बहुत बड़ा कोटेशन है। इसमें ये कहा गया है कि शिक्षा जो है जिससे आपकी दुनिया बदल सकती है, उस पे आपको खर्चा करना चाहिए। कपड़े गंदे पहन लेंगे, पुराने पहन लेंगे, डजेंट मैटर। मोबाइल कम वाला चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शिक्षा जिससे आपको मिलेगी, जिससे आप सब कुछ बदल पाएंगे, किताबें, क्लास, वो अच्छा करना है आपको, ठीक है? लेकिन यहाँ लोगों से फी के लिए बोला जाता है तो कहते हैं सर पैसा ही नहीं है। और मोबाइल के लिए खूब पैसा रहता है, चश्मा लगा के, टसन लगा के फोटो यहाँ वहां लगाएंगे, बहुत पैसा है उनके पास। तब गरीब आदमी नहीं है, किसान के बच्चे नहीं है वो। पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में ये चीजें है ही नहीं कि पढ़ाई करना है। अब उनसे किताब खरीदने के लिए कहेंगे तो नहीं खरीदेंगे वो। जाके 200 रुपए का बढ़िया पनीर रोटी खा लेंगे किसी होटल में एक दिन। लेकिन अगर 25 रुपए की किताब खरीदने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं खरीदेंगे, उनकी आदत होती है। और ये आदत कहाँ से आती है? समाज से आती है। हमारी समाज में किताबों को महत्व नहीं दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब पैसा मिला तो उन्होंने पता है क्या बनवाया अपने लिए? लाइब्रेरी। हाँ, अब उनके अपने रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन उन्होंने किताबों के लिए घर बनवाया। तो जिस देश व्यक्ति के सबकी और दाद- जिस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का इतना ज्यादा महत्व हो, शिक्षा के लिए जो व्यक्ति अपने घर में ना रह करके बल्कि किताबों को घर में रखे, ठीक है, वो शिक्षा के महत्व को समझता था। क्या बोलता था? शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसको पता है कि पहले शिक्षित होना जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप संगठित क्या होंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आपके फायदे के लिए, क्या आपके नुकसान के लिए। एक शिक्षित स्टूडेंट के लिए ये समझ में नहीं आएगा कि अच्छी किताब है, अच्छी क्लास उसके फायदे की बात है।
उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए और उसको ज्वाइन करना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? किताब हमेशा नहीं खरीदिए, इन्हें की फोटोकॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके काम चला रहे, नहीं, किताबें खरीदिए, किताब रखिए। कहा जाता है किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, तो उनसे दोस्ती करना सीखिए। अच्छी किताबों के नाम मैं बताता रहता हूँ, कितने की आती है, 80 रुपए की आती है, 100 रुपए की आती है। द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, आपके अचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो किताब है, 80 रुपए की किताब है। इतना बढ़िया विचार 80 रुपए मिल रहा है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर किताब है वो। आप में से कितने लोगों ने मंगाई? सर मैंने मंगा के पढ़ भी ली। ठीक है, और बाकी लोग? 100 रुपए में। बाकी लोग तो 57 लोग इस क्लास में है, 57 का 10% करूं तो 5.7 होगा, और 5.7 का अगर मैं 10% करूं कितना होगा? 5-7। एक या दो स्टूडेंट ने मंगाई है, तो अब समझ लीजिए सर रेशियो क्या है। इकिगाई वाला हिंदी में भी आता है ना? हाँ हाँ, इकिगाई हिंदी में भी अभी आता है, इंग्लिश दिखाया में तो ही था मिल रहा है, आपको। पर नहीं, इंग्लिश में ही मिला है अभी। नहीं नहीं, हिंदी में भी है, हिंदी में आती है। यस सर, मैंने मंगवा जितनी बेस्ट बुक्स है ना, वो सारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आती है। एक पब्लिकेशन का नाम है उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने सारी किताबें हिंदी में की है। उस पब्लिकेशन पे आप लोग करेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं उसका बुकलेट आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मेरे पास है वो। तो सर बीच में अमेजोन और उस पे फ्लिपकार्ट पे सेल भी चलती है सर। हाँ, सर सेल भी चलती एक है। बुक है द सीक्रेट करके, वो कैसा है? वो अभी आपके काम की नहीं है। नहीं है? नहीं, अभी उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अभी जो आपके ऐसे काम की है वो भगवान के पढ़िए। देखा था। हाँ, वो बाकी लोगों के लिए, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, इसको पढ़िए, ज्यादा रहस्य को मत समझिए। तो ये कह रहे हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। वो कह रहे हैं कुछ किताबें ऐसी होती है जिनका टेस्ट किया जाता है, मतलब उसमें 2-4 पन्ने पढ़ लीजिए या कुछ काम की चीजें पढ़ लीजिए। कुछ किताबें ऐसे होती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, पूरा किताब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ किताब ऐसी होती है जिसको आपको 25 बार पढ़ जाना है, सब रंग डालना है पूरे किताब को। जैसे यूपीएससी वाली लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था, वो च्यूड एंड डाइजेस्टेड वाली किताब है, उसको चबा चबा के खा जाते हैं। साफ फैजल ने जब 2010 में टॉप किया तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया, उन्होंने कहा कि मैंने लक्ष्मीकांत को 100 बार पढ़ा था। साफ फैजल वही है जो जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने राजनीति ज्वाइन किया तो फिर आईएएस बन गए, वो राजनीति छोड़ के। 2010 के टॉपर थे, उर्दू सब्जेक्ट उनका था, और डीयू के उर्दू डिपार्टमेंट में आए भी हुए थे। जो लोग रहे होंगे उन्होंने अटेंड भी किया होगा। जी सर। बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, 100 चीजें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार 100 बार पढ़ जाए, एक ही चीज 100 बार पढ़ जाए। जैसे अब अगर आप लोग इस क्लास में आने के बाद, गाइडेंस मिलने के बाद भी परेशान है क्या पढ़ें, तो कोई आपकी नैया पार नहीं कर सकता। जो मैं दे रहा हूँ उसको च्यूड एंड डाइजेस्टेड कर जाइए आप लोग, ठीक है? पढ़ जाइए, कलर कर जाइए। जैसे ये नोट्स जो है वही है, च्यूड एंड डाइजेस्टेड वाला है, पढ़ जाइए इसको, कुछ नहीं है इसमें। 14 पेज के नोट्स को 2 पेज में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसा मैंने बताया अभी, कि इसमें क्या क्या याद रखना है, बस खत्म कहानी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, सारे एग्जाम्पल आपको बताने चाहिए बस। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सिलेबस में एक और चार्ट है आपके, जिसका नाम प्रांजल ने अभी बताया, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम्स को आप लोग समझिए, और बाकी चीजों को मैंने बताया था, एक बार और रिवीजन कर देता हूं ताकि जो नहीं था वो समझ जाए। हिस्टोग्राम को हिंदी में हिस्टोग्राम ही कहते हैं, तो इसका हिंदी जानने के लिए आप लोग परेशान मत होइए। हिस्टोग्राम जितना अंग्रेजी में आपके लिए नया है, हिस्टोग्राम उतना ही हिंदी में भी आपके लिए नया है। कि हिस्टोग्राम हिंदी बोलने ज्यादा समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज हिंदी से बोलने ज्यादा समझ में आ जाती है। बार चार्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि आप लोग कंफर्टेबल है क्लास करने में, 10-13 हो रहा है कि कोई दिक्कत है किसी को? नो प्रॉब्लम सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग चाहते हैं, मतलब सब कुछ सही है ना? किसी को भूख वूख तो नहीं लग गई है? मैं तो खा के बैठी हूँ। अभी खा के आप बैठी हुई हैं, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग, कुछ लोग नहीं सर, अच्छा, कौन ऐसा है जो क्लास हेडफोन लगा के साथ में खाना भी खा रहा है कि सर तो बोल ही तो रहे हैं, क्या दिक्कत है, खाना भी खा लेते हैं? कोई है ऐसा? सर मैंने खा लिया ईयरफोन लगा के। ऐसे ही खाया।
ऐसे ही खाया आपने? थोड़ी देर पहले खाया। हाँ, मैं तो कहानी सुना ही रहा हूँ, आप लोग साथ में खाना खा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और भी कुछ काम कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सुन ले। लाली नो कह रही सर। है अभी तो बना ही नहीं है, लाली कह रही है अभी तो खाना ही सर नहीं अभी है। बनाए भी नहीं हूँ। यस अच्छा, कुछ सर। लोग बना के खाता है खाना। जी हम लोग को सर, खुद से बनाना पड़ता यस है। सर। खुद से बनाना यस सर। पड़ता है सर। यस सर। सर नेटवर्क के लिए छत पे बैठे हुए हैं। क्या बात है, कौन छत पे बैठा हुआ है नेटवर्क के लिए? सर चंद्रगुप्ता। मैं, ठीक है, जी ठीक सर। है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ये रंग लाएगी मेहनत ये, ठीक है? जी सर। तो जितना मेहनत कर सकते हैं कीजिए, तपाइए अपने आप को, जितना तपाएंगे उतना ही कुंदन बनेंगे आप लोग, उतना खरा सोना बनेंगे। खरे सोने का मूल्य होता है कि नहीं होता है? सर होता है तो सर। आप अपना मूल्य खुद बनाइए। आप कितने मूल्यवान हैं ये आप अपने आप को खुद बनाइए, तपाइए अपने आप को, जितना घिसेंगे उतना ही चमक आएगी, उतना हीरा बनेंगे आप लोग, ठीक है? ये जी दो लोगों सर। ने हाथ उठाया हुआ है, विष्णुजीत और पंकज, क्या बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर गलती से हाथ दब गए थे सर। गलती से मिस्टेक करना बंद कीजिए, आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं इस क्लास के। सर हेलो। हाँ, हाँ सर, ये हमने स्टार्टिंग में सर हैंड रेस किया था सर, इसके ये इसलिए दोबारा पूछे थे कि दबाइए, सर कॉमन। दोबारा दबाइए, हट जाएगा वो, दबाइए दोबारा। कि सर वो देखिए पंकज इसकी का हट गया। अकाउंटिंग की सर की कॉमर्स की क्लास चलेगी क्या सर, सेकंड पेपर की? कॉमर्स वाले ग्रुप में आप ऐड हैं विष्णुजीत? नहीं सर, अभी नहीं है। अरुणिम, इनको कॉमर्स वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए, उसमें सूचना जी सर जी, हाँ, आपको विष्णु ग्रुप में आपको दिख जाएगा, मैं ऐड कर देता हूँ। ओके सर। आपको उसमें ओके सर। सब्जेक्ट की सूचना उसी ग्रुप में दी जाती है, ठीक है? आपको उसमें दे दी जाएगी। ओके सर। ओके। हाँ, तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, आप लोगों को भूख लगी है, एकदम ऐसे ही आप लोग बना लीजिए। कल से हम लोग थोड़ा क्वेश्चन उठाएंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए, पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर किसी क्लास में, कोई क्लास है टोटल 49 स्टूडेंट है, अगर उसमें 25 टोटल हो गए, 25 अगर लड़कियां हैं, लड़कियों को गर्ल्स लिख लेते हैं, तो स्टूडेंट बॉयज कितने होंगे? 24। क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त गणित है आप लोगों का, मैथ में आप लोग कमाल कर देंगे, इतना आसानी से बता दिया आप लोगों ने। तो टोटल 49, गर्ल्स इतने और बॉयज हो गए 24। अब इसको हमें बार चार्ट में करना है, ये BA है, ठीक है? BARCHART, ये हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था, नोट्स भी ग्रुप में डाला हुआ है और सारे इमेज भी बनाए हुए हैं। आज तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं ताकि आप लोग अंतर कर पाए, ठीक है? अंतर कर पाना, चीजों को टोटलिटी में देखना, टोटलिटी में, समग्रता में देखना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अंतर कर पाएंगे। जब अंतर कर पाएंगे इसी को बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर, हर चीज अलग अलग एकदम क्लियर है, उलझाव नहीं है कहीं भी। बार में क्या होता है, ऐसे बार खड़ा हो जाता है, ठीक है? जैसे आइसक्रीम बार सुना आप लोगों ने, ऐसे। हाँ, तो जो बार की तरह हो, जो ऐसे आइसक्रीम की तरह हो, जो 20 रुपए का आता है, उसको क्या बोलते हैं? चोको बार। सुना आप लोगों ने नाम उसका? किसको पसंद है चोको बार? जी सर सुने। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया कि सर भूख लगी हुई थी और आपने चोको बार का नाम क्यों नहीं लिया? वापस ले लूं, दूसरा एग्जांपल दे दूं? सर नहीं, अच्छा है। सही है ठीक है, सर। तो चोको, ये जो बार है चोको बार जैसा, अगर बड़ा है तो इसका मतलब जो ज्यादा वाला है 25 स्टूडेंट, छोटा है तो 24, और टोटल कितने हैं? टोटल 49 है, ठीक है? आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं इस डेटा को। इज दैट क्लियर? अब हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या अंतर होता है वो समझिए आप लोग। हिस्टोग्राम में जो क्या होता है वो बार चार्ट से बिल्कुल मिलता जुलता होता है, बस इसमें क्या किया जाता है कि जो बार चार्ट का ये होता है ना, इसमें गैप नहीं होता है, ये सटे हुए होते हैं, ऐसे होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये हो गया 25, ये हो गया 24, ठीक है? ये खास करके जो गेम वगैरह होते हैं उनके लिए बनाया गया, ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक, लिख लीजिए नीचे आप लोग, खेलों के लिए इस तरह का देगा तो उससे खेल वाला डेटा देगा, खेलों के लिए बनाया जाता है, या कहीं पे कंपैरेटिव स्टडी करनी हो, तुलना करके देखेंगे कि 2010 में
लड़कियों की संख्या कितनी थी और 2011 में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो हमने वर्ष बदल दिया है और लड़कियों की संख्या देख रहे हैं। तो जो रेड वाला है वो 2010 का है, जो ब्लैक वाला है 2011 का है। ऐसे करना है। तो जहाँ तुलना होती है वहां पे बार चार्ट और हिस्टोग्राम की आपको सोचना चाहिए कि बार चार्ट है तो हिस्टोग्राम की क्यों जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि जहाँ पे खेल वाला होगा, जहाँ पे तुलना होगा, जैसे वो दिखाएंगे कि फुटबॉल में इस खिलाड़ी का कितना रेशियो रहा है। जैसे खिलाड़ियों का तुलनात्मक अध्ययन आता है, क्रिकेट में आता नहीं आता है कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच कौन रहा, और 10 साल का तुलना करेंगे वो। तो उसमें इस तरह के हिस्टोग्राम का जरूरत करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखा हुआ है सर या इसको चाहिए। बार चार्ट से भी दिखा सकते हैं ना? नहीं, बार चार्ट में अभी डिफरेंट होगा, अभी आपको डेटा के एग्जाम्पल में समझ में आएगा। उसमें अलग तुलनात्मक के लिए सटा सटा के दिखाते हैं लोग। इसमें प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को कि ये 24 है, ये 25 है। इसमें एक ही चीज को ऐसे कर देगा। अभी तो इसमें 3-3 होते हैं, ऐसे भी होगा और फिर अलग होगा ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर कोई ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर अलग होगा, फिर ऐसे 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 हो जाता है। ठीक है, बार चार्ट में हमेशा ये कभी सटे हुए नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, कलर अलग होगा। ठीक है, एक हिस्टोग्राम में कई बार चार्ट हो सकते हैं, मतलब कि ये कई इसमें आ जाएंगे। जैसे इसका 2 है तो इसमें एक ही में 2-2 3-3 का दिखा देगा। ये 3 कलर से करेगा और ये तीनों 3 साल के या 3 तरह की चीजों को डेटा को करेगा। ठीक है, ठीक है, अब अभी आप क्लियर है। अभी इतना ही समझिए। आप लोग ज्यादा करेंगे तो फिर अंतर नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। पाई चार्ट, पाई चार्ट बताया ही था आप लोगों को कि ऐसे गोला बना के और इसमें क्या करते हैं, अगर ये होता है टोटल 50%, आपको पता नहीं है 360 डिग्री होता है, और ये 100 का आधा 50% होता है, और ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें। नहीं पता होगा तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये आपको मैथ में भी ऐसे कर देंगे तो हर 90 डिग्री पे आएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, और ये कितना डिग्री होगा जल्दी से बताए कोई, ये डिग्री बताए कोई कितना होगा। 45। क्या बात है, 45। जबरदस्त जबरदस्त। आप लोगों से कुछ बचा ही नहीं, आप लोग सब जानते हैं। तो अभी जो है क्या हो रहा है, 24 और 25 है, तो ये लगभग लगभग 50% है, लेकिन 24 वाला कम है। तो ये ऐसे आएगा और थोड़ा सा इधर चला जाएगा, क्योंकि अगर सीधा लेके आएंगे तो 50% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा ऐसे रेड। 25 क्या है, गर्ल्स है, और 24 क्या है, बॉयज है। तो हमने एक डेटा जो था उसको देखिए कैसे कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट कर रहा है। टेबल चार्ट में क्या होता है आपको पता है, ये सिंपल होता है। ऐसे बना लेंगे टेबल चार्ट और बताएंगे संख्या लड़कों की, ये नाम लिखेंगे, नाम क्या है तो लड़का लड़की, और सामने लिखेंगे संख्या तो इतना इतना, और फिर क्या लिख देंगे, कुल आ जाएगा। ये बहुत सिंपल होता है। टेबल चार्ट हर जगह बनाया जाता है। ठीक है, लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट में ऐसे होती हैं और ऐसे ऐसे लाइनें जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे संख्या रहेगा पूरा 1 से लेकर के 49 तक, 25 तक ऐसे लड़कों का आएगा, फिर उसके 24 तक इसमें ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे डॉट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 बनेगा ऐसे ब्लू वाला, और एक दूसरा लाइन होगा रेड वाला। लिखेंगे ब्लू वाला जो है वो क्या है, गर्ल्स है, और रेड वाला क्या है, वो बॉयज है। ऐसे लिखा जाता है। आप लोग अंतर समझ पा रहे हैं? बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और लाइन चार्ट में क्या अंतर होता है? जी सर। यस सर। इसको मैंने बताया था आप लोग कि ये शेयर मार्केट में ज्यादा चलता है। जहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो वहां पे लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन की डेटा बदल रहा है, तुरंत तुरंत डेटा बदल रहा है। आप देखेंगे शेयर मार्केट टेबल में ऐसे नहीं बनता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ठीक है, किसी की जीवन रेखा लाइफ लाइन कैसे चलेगी? सर कौन सी लाइन चीज? लाइन। सर लाइन डाटा में लाइन डेटा, लाइन लिखा ही हुआ है कि जहाँ लाइन की बात हो, जहाँ टेबल की बात हो, ये टेबल जैसा बनेगा टेबल। के साथ। हाँ, ठीक है, तो एकदम क्लियर है ये आप लोगों को बेसिक क्लियर होगा डेटा इंटरप्रिटेशन का। कल मैं कुछ और बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद आप लोग कहेंगे सर मैं सवाल खुद से सॉल्व कर लेता हूँ, रहने दीजिए। लिख लिया सब लोगों ने? जी सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक ही दिन में बहुत ज्यादा कर लेंगे तो फिर आप लोग थक जाएंगे। धीरे धीरे आप लोगों को मैं चढ़ाते जाऊंगा ऊपर। ठीक है, धीरे धीरे चढ़ना है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रही चीजें?
अच्छा लग रहा है हाँ, तो ऐसे ही करके हम लोग एक एक यूनिट को अच्छे से करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में देखता हूँ बाइलिंगुअल टाइप हो गया होगा तो मैं अभी आपको भिजवाता हूँ, अगर नहीं हुआ होगा तो कल सुबह भिजवा दूंगा, ठीक है। सर जनसंख्या का बढ़ना सतत डाटा में आएगा ना? जनसंख्या का बढ़ना सतत डाटा में नहीं आएगा। हाँ, और क्या जनसंख्या हमेशा समान रूप से बढ़ती है कि घटती भी है कि बढ़ती है? नहीं सर, घटती बढ़ती रहती है। भटकती बढ़ती ठीक है। सवाल पूछता है कि यूपीएससी पूछता है कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में भारत में महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, कथन सही है कि गलत है, बताइए। होमवर्क दे दूं? होमवर्क ले लीजिए। आपके काम की नहीं पूछी जाएगी, मतलब इस तरह से आता है, जनसंख्या बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। अगर कभी कोई महामारी आ जाए तो जनसंख्या उस साल बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी सर, खत्म हो जाएगी। कोरोना के दौरान में संख्या बढ़ी है कि कम हुई है? सर परिवार में बच्चों की संख्या, ये कौन सा डाटा होगा? कम हुई है सर। बच्चों की संख्या भी असर डेटा है। हाँ, जैसे किसी के उम्र हो गया वो सतत डेटा है, संख्याएं हो गई 1 2 3 4 जो क्रम में आती है, जो लगातार बढ़ रही हो, जो एक सीक्वेंस के बाद आ रही है वो हो रही है। ये परीक्षा में नहीं पूछेगा कौन सा सतत डाटा है कौन सा सतत डाटा है, ये नहीं पूछेगा नेट की परीक्षा में। नहीं सर, ये टेस्ट में था, ये ऑप्शन में। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं? कल वाले क्वेश्चन में था ना। अच्छा, तो आप लोगों ने इसको उड़ा दिया होगा सवाल को? जी सर। सर ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया। मैं डिस्कशन में बताऊंगा सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के सवाल में करवाऊंगा डिस्कशन में। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बताइए। सर अभी दिसंबर के पेपर के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं तो अभी जो क्वेश्चन पेपर्स आप दे रहे हो ग्रुप में, तो जबकि बहुत से टॉपिक्स हमने पढ़ाई नहीं अभी, तो क्वेश्चन पेपर हम कैसे सर सॉल्व कर पाएंगे? ये हमने 7 यूनिट पढ़ लिया है शेख रूबीना। तो सर अभी मैंने अभी ज्वाइन किया है तो इसीलिए सर पूछ रही हूँ। हाँ, आपने लेट ज्वाइन किया है ना, तो मैंने बताया था कि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनको परेशान नहीं होना है। अब जो समय निकल गया वो निकल गया, अब आगे का जो समय बचा है उसको यूटिलाइज करना अच्छे से, उसको भूल जाइए। जो चीजें ये लाइफ में भी अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है, जो चीजें हो गई वो दिमाग से निकाल लीजिए, उनसे आपको सीख लेना है कि आगे से कोई चीज समय पे करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब आप आगे देखिए, पीछे जो हो गया उसको सोच करके आप अपना वर्तमान मत खराब कीजिए, अब वर्तमान के समय को यूटिलाइज कीजिए। अभी आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ठीक है। जो यूनिट छूट गए हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, जो यूनिट अभी मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से करना है। ये 3 यूनिट है, 15 सवाल आएंगे इससे, और इससे 15 से 14 क्वेश्चन सही हो सकता है इसमें। नहीं सर, अभी जो डेली आप क्वेश्चन पेपर भेज रहे हो ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसमें मैंने क्या बोला टेस्ट में कि आप पूरी 20 सवाल आए तब भी करना है, वो अभ्यास के लिए है। अच्छा ठीक है सर। आप उसमें स्कोर कितना कर रहे हैं डजेंट मैटर। ओके ओके। अभी आपको बैठना है 3-3 घंटे, पेपर सॉल्व करना है, अभी हैबिट डेवलप करना है, समझ रहे मेरी बात? जी सर। हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी। आप पहले ही दिन जिम में जाके डोले बना लेंगे, कट सा जगह बॉडी में कि अभी आपको आदत डालना है जिम जाने की, लाइब्रेरी जाने की। आप लाइब्रेरी जा करके या जिम जाके पहले दिन ही नहीं करना शुरू करते हैं, आपको पहले 10 दिन 15 दिन उस समय पे जाना होता है। जब बस चले गए तो वही बहुत बड़ी बात है। फिर जब आप जाना शुरू करेंगे तो चीजें अपने आप होती जाती है, ठीक है। जब आप क्लास में आएंगे तो धीरे धीरे अपने आप पढ़ने लगेंगे। आप सोचेंगे मैंने 2 क्लास किया कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या होगा 2 दिन में? बताइए, बादल फटेगा 2 दिन में? पानी गिर जाएगा? चीजें धीरे धीरे होती हैं। जब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो धीरे धीरे होता है, विनाश एकदम से होता है। सृजन करने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। आप लोग तो इसको अच्छे से जानते होंगे। तो ठीक है, आप लोग खाना वाना खाइए, रिवीजन करके सोइएगा रात में, कल फिर टेस्ट वेस्ट दीजिए और एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा आप लोगों को परीक्षा, ठीक है। टेंशन मुझे लेने दीजिए, टेंशन मुझे लेने दीजिए। सर मेरा एक सवाल है। हाँ थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर मेरा एक सवाल। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर।
बताइए रोहित, बताइए। बोले सर कि जैसे मान लीजिए कि किसी का अगर जैसे फार्म अप्लाई कोई कर दिया है, इसका अपेयरिंग पे भी होता है ना ये? हाँ हाँ, तो अपेयरिंग पे मान लीजिए कर दिया और उसका टाइम से अगर मास्टर पूरा नहीं हुआ, तो अगर नेट जेआरएफ दोनों कंप्लीट कर लिया तो फिर वो सर कैंसिल हो जाएगा? उसको नेट जो होगा ना 2 ही साल तक वैलिड होगा, ठीक है। तो 2 साल के अंदर आपको 2 साल जिस जिस तारीख को आपका नेट क्वालिफाई होगा उस तारीख से 2 साल के अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना है, बस इतनी सी बात। जेआरएफ का 3 साल होता है। जैसे कि एक लड़का ने फॉर्म अप्लाई किया है और उसका जैसे कि अभी अपियरिंग पे है, तो वो बोला कि अगर मान लीजिए कि मेरा क्लियर होता है नेट जेआरएफ और मास्टर मेरा टाइम से पूरा नहीं होता है, तो क्या मेरा नेट जेआरएफ वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सवाल 3 इडियट्स में पूछता है जाकर के ना, उससे कहता है कि अगर मेरी नौकरी लग गई और मेरा बीटेक ही नहीं हुआ तो इस तरह के सवाल, अब मैं क्या बताऊं, बच्चों वाले सवाल है। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका मास्टर्स नहीं निकलेगा, ऐसा कैसे निकलेगा? नहीं, वो जैसे कि टाइम से पूरा नहीं हुआ तो डिग्री लेट हो गया, कैसे डिग्री लेट हो जाएगी? सर आप तो बोल ही दिए हैं ना कि 2 साल नेट रह जाएगी और 3 साल जेआरएफ हो जाएगी। 2 साल में तो मान चलिए मास्टर तो क्लियर हो जाएगी सर। हाँ, दो नहीं, साल में सेशन आजकल बहुत लेट चलता है इस वजह से। नहीं, कोई ऐसा लेट नहीं होगा, वो कंसीडर किया जाएगा उसमें। तो सेशन लेट होना आपके हाथ में नहीं है, वो कंसीडर होता है, सेशन उसी हिसाब से माना जाएगा। किसी के में 2-2 ढाई साल में होता है क्या, 3-3 साल में? इधर तो सर 4 हम साल हो लोग गया का सर तो BA 3 में। साल होने वाला है। लेकिन वो डिग्री आपकी वही मानी जाएगी। डिग्री आपकी जैसे 2010 में वो डिग्री आपकी वही मानी जाएगी 10 से 12 वाली। अब 10 से 12 के स्टूडेंट कहे जाएंगे, चाहे भले ही 15 में पास आउट हो। अब समझ में मेरी बात? प्रोविजनल तो देते हैं ना यूज करने के लिए कहीं भी। हाँ, वो डिग्री जो आपको लिख के देंगे ना, लिखेंगे 10 से 12 के आप स्टूडेंट है, वो डिग्री वही मानी जाती है। क्लियर सबको? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। वो डिग्री वही देंगे आपको, लिख करके वही देंगे कि आप 10 से 12 में पास आउट हो, परीक्षा देर से हुई थी, रिजल्ट देर से आया था। सर ये DI वाला नोट्स फिर से शेयर कर दीजिएगा प्लीज। अभी मैं कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले मेन वाले जो एक ग्रुप बनाया ना, इसी में शेयर करता हूँ मैं, अभी कर दूंगा। चलिए अब आप लोग खाना ना खाइए, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। राइट सर।